नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। दूसरी से तो मैं सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच जैन जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और अभी फैकल्टी रही हैं इसमें। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्ण जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमरेंद्र राव जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमलता दहाड़े जी उपस्थित हैं, जो आज की इसमें फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सी एल शर्मा जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौड़ जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुरेंद्र बाबू जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वंदना दुबे जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है। और हमारे हमारी फैकल्टी भी है, वो आज उनका नहीं है। हमारे बीच में सुमित्रा जी उपस्थित हैं, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य जिन्होंने ज्वाइन किया उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे किटाई-6 पर और कुछ वेसल्स पर, वेसल मेरिडियन पर चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग आयुर्वेदिक पे चर्चा करेंगे, चरक 2 अध्याय 8। और ये हमारा द्रव्य गुणकर्म, जो द्रव्य गुणकर्म के आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं, उस पर चर्चा चल रही थी। और आज उस चर्चा में आगे उसको शेयर कर रही हैं हेमलता दहाड़े जी। पुनः उनका स्वागत है। मैं शेयर करता हूँ मैडम, आपका जी सर। ओवर टू यू। नमस्कार, हमारे समस्त गुरुजनों को नमस्कार, यहाँ उपस्थित समस्त विद्वत जनों को नमस्कार। आप सबका मेरी ओर से भी स्वागत है। तो उस दिन हमने चर्चा की थी महाभूतों की और उससे संबंधित उनकी एनर्जी, उनके अंग, उनके चार्ट्स वगैरह पर चर्चा की थी। और मैंने आप लोगों को बोला था कि भारद्वाज का पेज नंबर 38 का चार्ट इसलिए देखने के लिए बोला था कि उसमें एक साथ में बहुत सारी चीजें बताई गई है और इसमें टुकड़े टुकड़े में करके दिया है। ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो भी आपके पास रहे तो आपके लिए सुविधाजनक होगा, निदान के लिए भी वो सुविधाजनक होगा। एक साथ में आप बड़ा चार्ट बना के रख लें तो आज हम द्रव्य, कर्म और गुण, इस पर चर्चा करेंगे कि इनके माध्यम से कैसे निदान किया जाता है। तो हमने महाभूतों में बात की थी उस दिन आकाश तत्व की। आकाश तत्व, यदि आप लोगों के पास में बुक है, खोलना चाहे तो पेज नंबर 18 पर हैं हम, टेबल नंबर 3, टेबल ऑफ द्रव्य। सर शो करेंगे अभी, उस पर भी देख सकते हैं आप लोग। पेज नंबर 18, टेबल नंबर 3। तो आकाश तत्व की बात थी सबसे पहले। आकाश तत्व के अंग हैं लार्ज इंटेस्टाइन और लंग और लार्ज इंटेस्टाइन। और ये हमारी पहले नंबर की फिंगर पर, पहले नंबर की फिंगर मतलब राइट स्मॉल फिंगर, इस पर माना गया है इसको। तो आकाश हर जगह है हमारे चारों ओर। वास्तव में हम देखें ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में भी चारों तरफ आकाश है। आकाश अनंत है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बुक्स में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, और हम जानते भी हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड और ब्रह्मांड में बहुत समानता है, दोनों के अवयव एक ही है, सभी पंच महाभूतों से मिलकर बने हैं। और इसके साथ साथ में पराभौतिक का भी इसमें कम महत्व नहीं है।
तो हम उन्हीं 10 महाभूतों की बात अभी करेंगे कि आकाश तत्व के रूप में पूरे हमारे शरीर में सेरस कोटिंग होती है। ये उस दिन भी हमारी चर्चा हो रही थी कि पूरी जितनी स्किन है हमारी शरीर पर, बाह्य स्किन, आंतरिक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारी रक्त वाहिनियां और हमारे फेफड़े, आंतें, त्वचा, त्वचा तो अभी मैं बोल ही चुकी हूँ, स्किन, और अवयवों के अंदर बाहर का स्थान, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल परत, जिसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है जो जल का रूप है, और नर्वस सिस्टम में भी माइलिन शीथ होती है, एक कोटिंग होती है जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहती है नर्व्स। तो आकाश का सब जगह आच्छादन है हमारे शरीर में। आकाश के बिना हम शरीर की या ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते। अब दूसरा जो महाभूत है वो है वायु। ये दूसरे हाथ की स्मॉल फिंगर इसकी मानी गई है वायु की, और इसमें हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन अंग माने गए हैं। अब वायु के बिना क्या है? वायु तो जीवन है हमारा। वायु के बिना जीवन ही संभव नहीं है। और मतलब ऑक्सीजन तो हमें मिलती है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी एक एक मूवमेंट, एक एक गति वायु से ही होती है। इसके बिना हम कोई भी गति नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो हम चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, हमारी पलकें झपकना, और अभी मैं बात कर रही हूँ, तो ये सब तो वायु है ही। इसके साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर अंदरूनी अंगों में जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जो हमारी नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, जो डाइजेशन हो रहा है हमारा, चबाना, लिखना, बोलना, नर्वों में संवेग की गति, निगलना, और हमारे अंग अंग में जो स्पंदन होता है, ये सब किसके कारण हो रहा है? वायु के कारण। तो वायु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा वायु की एक विशेषता है कि वायु में अत्यधिक गति होती है, बहुत गतिशील होता है, बहुत क्रियाशीलता होती है। और तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण अवयव है वो है अग्नि। अग्नि के जो अंग हैं वो लिवर, गॉल ब्लैडर है, और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर मानी गई है इसके लिए। तो ऐसा कहा जाता है, ऋग्वेद में भी कहा गया है कि जो मुख्य महाभूत है हमारे शरीर में, वो मुख्य उन्होंने माना है 3 एल को। वो 3 एल कौन से हैं? लाइफ, लाइट, ये लाइफ माना है उन्होंने वायु को, और लाइट माना है अग्नि को, और अच्छा एक जल माना है उन्होंने, एक तीसरा जल है। तो उसकी बात हम अभी आगे करेंगे। तो अग्नि से क्या होता है? पाचन होता है। अग्नि से ही हमारे शरीर की सारी क्रियाएं, हमारे जीवन उस पर आधारित है, क्योंकि पाचन के द्वारा हमें न्यूट्रिशन मिलता है, और न्यूट्रिशन से हमारा ब्लड बनता है, और हमारे शरीर के पूरे अंगों का निर्माण और वृद्धि, विकास होता है। अग्नि यदि काम न करे, अग्नि न हो, तो पाचन नहीं होगा। हार्मोन्स, एंजाइम, सबका नाम आपने सुना होगा। तो ये सभी हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे शरीर की ग्रोथ में, और हमारे शरीर की दूसरी एक्टिविटीज में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो वे सब क्या है? अग्नि के अंतर्गत आते हैं। फिर इसका अग्नि के अंग तो लिवर और गॉल ब्लैडर है। तो लिवर और गॉल ब्लैडर, लिवर के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि लिवर हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री है, और लगभग 500 प्रकार की इसमें केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, और गॉल ब्लैडर उसका सहायक है। तो अम्लीय प्रतिक्रिया जो भी हमारे शरीर में होती है, ये हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है, और फिर स्टमक में भी अम्लीय माध्यम होता है, क्योंकि वहां पर भी एसिडिक मीडियम रहता है। तो वहां पर हमारा भोजन अच्छी तरह से पचता है, मुंह में सलाइवा के द्वारा उसे अच्छी तरह से चबाकर, बोलस बनाकर आगे भेजा जाता है। इसके बिना पाचन नहीं हो पाएगा, ढंग से क्या हो ही नहीं पाएगा यदि अम्लीय प्रतिक्रिया नहीं होगी तो। फिर इसी तरह से हमारा रक्त है, यकृत, पित्ताशय की अभी बात कर चुके हैं हम, और हमारी सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल है ही।
तो इनकी सबकी गतिविधियां किस पर आधारित है? अग्नि पर आधारित है। तो सारी शरीर की रासायनिक क्रियाएं और हमारे हार्मोन्स, एंजाइम, इनकी क्रियाएं, ये सब इसके पीछे किसका आधार है? अग्नि का। तो ये अग्नि महाभूत भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाभूत है हमारे शरीर का। इसके बाद आता है जल। जल हमारे दूसरे हाथ की, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर को इसकी उंगली माना गया है। और इसके अंग हैं जो जल तत्व से संबंधित है, वे हैं किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। तो आप खुद देखते हैं, खुद को पता होगा कि टू थर्ड पार्ट हमारे शरीर का जलीय है, जल से बना हुआ है। और हमारे शरीर के जो विभिन्न स्त्राव है, नाक से, आंख से आंसू, लार, पसीना, मूत्र, लिम्फ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कोशिका के द्रव्य बाहर अंदर के, और हमारा मासिक स्त्राव, फिर गुरुद्दे और मूत्राशय से जो एक्सक्रीशन होता है, ये सब जल ही है। जल की बहुत ज्यादा अधिकता भी ठीक नहीं होती है और जल की बहुत ज्यादा कमी भी ठीक नहीं होती है हमारी हेल्थ के लिए। अब अगला महत्वपूर्ण तत्व है पृथ्वी, पार्थिव। ये हमारे राइट हैंड की रिंग फिंगर में है और इसके दोनों प्रमुख अंग हैं स्प्लीन और स्टमक, जो हमारे शरीर के डाइजेशन का आधार है। तो समस्त ठोस पदार्थ, जितने भी कठोर पदार्थ होते हैं, फिर कभी कभी हमारे शरीर में हमें गांठें दिखाई देती है, ट्यूमर हो जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर के प्रमुख अंग, दांत, हड्डियां, नाखून और यहाँ तक कि कफ, इन सब में पार्थिव तत्व विद्यमान रहता है। तो पृथ्वी भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारे शरीर का को स्वरूप प्रदान करता है बोन्स के रूप में। बोन ही तो हमारा स्ट्रक्चर है ना, बोन हमारे शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, और वो क्या है? पृथ्वी तत्व। फिर ये तो हो गई बात फिजिकल तत्वों की। इसके अलावा, मतलब भौतिक तत्वों की, इसके अलावा मेटाफिजिकल तत्व भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मेटाफिजिकल तत्वों के कारण ही फिजिकल तत्व भी अपना काम करते हैं। तो उसमें सबसे पहला काल है। काल की उंगली है हमारी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर। इसको रिपीट इसलिए मैं कर रही हूँ कि निदान के लिए और ट्रीटमेंट के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर स्पाइन और मेड्यूला है, और काल के अंग माने गए स्पाइन और मेडुला, और एक तरह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये पूरा इसी पर आधारित है। अब देखिए, काल के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है ना, हर चीज तो काल पर निर्भर है। हम छोटे से बड़े होते हैं, बचपन से अवस्था से हमारी युवावस्था और फिर वृद्धावस्था आती है। फिर इसके अलावा हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, समय का बोध, पाचन तंत्र हमारा समय पर आधारित है। फिर हमारा जो मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता है, ये भी महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके जीवन के लिए। फिर दिन रात होते हैं, मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, समय के छोटे से छोटे पार्ट, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, माह, वर्ष, युग, ये सब काल है। फिर इसके अलावा काल के ही अधीन हमारी भूख, प्यास, हमारा व्यायाम, हमारे वृद्धि, हमारी परिपक्वता, ये सब काल के अधीन है। काल के बिना भी हम किसी चीज की, हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। फिर अगला जो तत्व है वह दिशा है, और दिशा, एक सही दिशा मिलना, ये भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारे नर्व, सभी चीजों के लिए सही दिशा होना बहुत जरूरी है, हमारे सांस छोड़ने के लिए। तो ये सभी चीजें, चलने में हम लड़खड़ाने लगेंगे यदि हमें सही दिशा नहीं मिली तो, और जोड़ों का यदि निश्चित गति में मूवमेंट नहीं होगा तो हम ढंग से चल नहीं पाएंगे। भोजन नीचे की बजाय ऊपर जाएगा तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसी तरह से नर्व के संवेग भी ऊपर नीचे, दाएं बाएं प्रसारित होते हैं सही दिशा में। मानसिक सोच की दिशा भी सही होनी चाहिए। मानसिक सोच की दिशा यदि सही नहीं होगी तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा और मानसिक रूप से बीमार पड़ जाएगा। फिर इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यदि हमारे अंगों को, आंतरिक अंगों को सही दिशा नहीं मिली तो प्रोलैप्स हो सकता है उनका, और ये ज्यादातर वैसे ज्यादा
एक बहुत बड़ा कारण है इसका। अगला हमारा पराभौतिक तत्व है मन। इसके मिड ब्रेन और लिम्बिक अंग जो पुनः ब्रेन के और स्नायु तंत्र के द्वारा, तो स्नायु तंत्र का ऐसा सिंपैथेटिक खास रूप से और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसके आधार पर कार्य करता है, ये मन के अंतर्गत आता है। फिर वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी मूवमेंट, ये भी मन के अंतर्गत है। हमारे हार्ट की, हमारे लंग्स की क्रियाएं, यूरिनरी ब्लैडर की क्रियाएं, किडनी की क्रियाएं, इसको हम नहीं बोलते कि अब आप सांस लो, अब हवा निकाल, अब ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, ये सब अपने आप क्रियाएं हमारे शरीर में चलती रहती है। तो ये वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी ये भी मन के अधीन है। इंद्रियों पर नियंत्रण, हम सब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं। यदि इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है तो फिर हम सामान्य जीवन नहीं जी सकते, तो ये भी मन के अधीन होता है। फिर इस तरह से हमारा मानसिक स्वभाव, जैसे कभी हम उदास हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये सब भी हो आपके साथ में यदि, या किसी के भी साथ में, नींद ना आए, संकल्प शक्ति हमारी कम हो, या विचार करने की क्षमता हम में कम हो, तो इसके लिए हमें मन पर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। फिर अंत में है आत्मा। आत्मा तो सर्वव्यापी है और कॉर्टिकल, ब्रेन और न्यूक्लियस इसके अंग हैं, और ये लेफ्ट हैंड के अंगूठे में इसका स्थान माना गया है, यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके कारण ये सभी का उत्पत्ति कारण माना गया है इसको, और सामंजस्य की स्थिति पैदा करता है। इसके अलावा भी आत्मा के बिना तो हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये तो इस टेबल की चर्चा की हमने द्रव्यों के आधार पर। अब प्रत्येक द्रव्य के माध्यम से कैसे निदान किया जाए, तो आयुर्वेद के अनुसार द्रव्यों का कोई अंत नहीं है, अनंत है द्रव्य तो, परंतु प्रधान द्रव्य जो हमने अभी बात की है ये 10 है, उसमें से 5 जो है वो पंचतत्व, वो भौतिक तत्व है, और इनके कई गुण और कर्म हैं। इन गुण और कर्मों के आधार पर ही हम इनका निदान कर सकते हैं कि कोई सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस आधार पर उसका निदान करके संबंधित उंगली, संबंधित कॉरेस्पॉन्डेंस पर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। द्रव्य को खुद एक औषधि माना गया है। सभी महाभूत अपने आप में भी औषधि है, क्योंकि इनको यदि सही दिशा मिल जाए, इनका सही ढंग से उपयोग होता रहे, हमेशा हम इन पर का ध्यान रखें, सही आहार, विचार, व्यवहार रहे हमारे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो प्रत्येक द्रव्य के कारण ही हम क्रियाशील रहते हैं, और द्रव्यों की क्रियाशीलता किस पर निर्भर रहती है? द्रव्यों की क्रियाशीलता के कारण ही ऊर्जा मिलती है, और आप लोग जानते होंगे कि ऊर्जा क्या है, हमारे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो द्रव्य के कर्म के कारण, द्रव्य के गुणों के कारण और इन सबके समवाय के कारण ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रत्येक द्रव्य की क्रियाशीलता और परिणाम अलग अलग है, सबका परिमाण अलग अलग है, और इसी के आधार पर रोग की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। तो इनका भी समवाय होना चाहिए, इनका संतुलन होना चाहिए हमारे शरीर में। तो और इनकी स्थिति भी संतुलन में होनी चाहिए सभी की, नहीं तो यदि असात्म्य की स्थिति होगी या असंतुलित होंगे तो कई रोग के लक्षण हमें दिखाई देंगे। तो इसीलिए द्रव्य के कर्म और गुण के आधार पर रोगों का निदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, और एक्यूप्रेशर में इसे बहुत ही महत्व दिया गया है। एक्यूप्रेशर में एनर्जी को ही आधार माना गया है इलाज का। फॉर एनर्जी, टू एनर्जी एंड बाय एनर्जी, एनर्जी के ही द्वारा एनर्जी के लिए उपचार किया जाता है। तो सबसे पहला महाभूत है आकाश,
ये अनंत है, असीमित है, ये बात हम कर चुके हैं। सृष्टि में कोई सा भी स्थान नहीं है जहां पर आकाश दिखाई नहीं देता है। और हम अपने आप को भी देखें तो पैर से लेकर के सिर तक के जितनी भी त्वचा है हमारी, जितने अंग हमें दिखाई दे रहे हैं और जो हमें शरीर के अंदर के दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये भी आकाश से आच्छादित है। अब यदि हम देखें सीरस मेम्ब्रेन की बात करें तो सीरस मेम्ब्रेन जैसे हार्ट है ना, तो हार्ट में 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इनमें यदि कहीं कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए, इनमें यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका ट्रीटमेंट 1 नंबर उंगली है ना आकाश की, तो 1 नंबर पर ही किया जाता है और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पर किया जाता है। अब थोड़ी देर के लिए मैं बात करूं यिन और यांग की, टीसीएम में जिनको बताया गया है, यिन ऑर्गन और यांग ऑर्गन। तो जो यिन ऑर्गन होते हैं ना, वो सॉलिड ऑर्गन है और यांग ऑर्गन हॉलो ऑर्गन है। तो यांग ऑर्गनों का उपचार वर्टिकल मेरिडियन पर किया जाता है और यिन का हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस पर किया जाता है। तो हार्ट यिन है तो इसका उपचार 1 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पर किया जाना अपेक्षित है, मतलब किया जाना चाहिए। इसी प्रकार लंग्स के बारे में सोचें हम, तो लंग्स में पेराइटल और विसरल 2 प्रकार की मेम्ब्रेन्स होती है। इसका बाहरी आच्छादन जो इसका रक्षात्मक कवच है, और इसके बीच में लिक्विड भरा रहता है एक, ताकि इसमें घर्षण न हो। पर किसी कारणवश यदि लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि इसके दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जल की अधिकता हो जाती है, या फिर कभी अन्य कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे असाइट्स होता है ना, पेट फूल जाता है हमारा, उस तरह से कोई लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो लंग्स का ट्रीटमेंट भी हम इसी आकाश की उंगली पर करते हैं और राइट स्मॉल फिंगर पर ही किया जाता है इसका, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन 1 पर। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वो जैसा मैंने अभी बोला था, वो हॉलो ऑर्गन्स हैं और यांग है, तो इनका ट्रीटमेंट वर्टिकल मेरिडियन पर किया जाएगा, वर्टिकल मेरिडियन 1 पर। तो हमें इनके गुण पता चल गए हैं, कर्म अभी पढ़ेंगे हम, गुण और कर्म और द्रव्यों के बारे में हमने थोड़ा शॉर्ट में अभी पढ़ा। तो उसमें यदि कोई उनकी किसी क्रिया में हमें कोई प्रॉब्लम दिखाई देगी तो हम उसका इस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर जैसे मान लो पेट में कोई प्रॉब्लम है, स्टमक की झिल्लियों में बहुत ज्यादा ग्लैंड्स होती है, सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती है, जिससे विभिन्न प्रकार के स्त्राव होते हैं, एंजाइम्स का, और HCl एसिड भी निकलता है डाइजेशन के लिए। तो यदि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है कोई, तो यहाँ पर स्त्राव ढंग से नहीं होगा, और इसके आकुंचन प्रसार के लिए हार्ट के, लंग्स के, स्टमक के, नर्वस सिस्टम भी हमारा काम करता है। यदि ये रिफ्लेक्सेस भी ठीक से काम नहीं करेंगे और पेट की थैली के आवरण में मान लो कैंसर जैसा, कैंसर में ओवर ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, तो गंभीर रोग हो गया तो हमारा स्टमक ढंग से काम नहीं करेगा। स्टमक की जो सेल्स हैं जिससे वे विभिन्न प्रकार के स्त्राव हो रहे हैं, वे भी निष्क्रिय होने लगेगी, और फिर डाइजेशन ढंग से नहीं होगा, और फिर उससे क्या होगा, हमारे शरीर की में कई विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तो ऐसी दशा में ब्रांच लेवल पर स्टमक में 0 और 1 वर्टिकल मेरिडियन पर उपचार देना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण देखकर हम समझ जाएंगे कि स्टमक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के टेस्ट भी करवाते हैं हम, कोई प्रॉब्लम होती है तो स्टमक में म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सीरस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन के अलावा साइनोवियल मेम्ब्रेन में भी, ये भी जोड़ों के बीच बीच में होती है, और यहाँ पर भी ब्रांच के रूप में आकाश आच्छादित है। मतलब आकाश महाभूत तो हर जगह पर है। तो आकाश महाभूत के निदान के लिए एक और दूसरी विचारणीय बात है कि आकाश महाभूत जितना भी स्थान हमारे शरीर में उपलब्ध है, वहां सब जगह आकाश महाभूत है। अब जैसे किसी बिल्डिंग को हम देखते हैं तो बिल्डिंग की जितनी दीवारें हैं ना, ये क्या है, ये आकाश महाभूत है। ऐसे हमारे शरीर की सारी सेल्स की दीवारें, ये आकाश महाभूत है।
फिर छोटे छोटे से जितने कमरे हैं ये भी सब आकाश महाभूत को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर की सारी नस नाड़ियां, रक्त वाहिनियां, ये सभी भी आकाश महाभूत है। तो यदि आकाश महाभूत को हम, मान लो किसी कमरे की दीवार मोटी हो जाए और इसी तरह से हमारे शरीर की किसी वॉल में, म्यूकस मेम्ब्रेन में या किसी मेम्ब्रेन में की थिकनेस बढ़ जाती है, तो उसके कारण वहाँ स्पेस कम हो जाता है, तो हमारे शरीर की दूसरी गतिविधियां उससे प्रभावित होंगी। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे, अर्थ को कम करेंगे, पृथ्वी को कम करेंगे, क्योंकि पृथ्वी से ही थिकनेस बढ़ती है, पृथ्वी का गुण है ये। तो पृथ्वी को कम करेंगे और आकाश महाभूत को बढ़ाएंगे। अब इसके अलावा हम और आगे चलें तो सर ये टेबल नंबर 10 है ना, 33 पर जी, वो दिखाएंगे क्या आप? 10 नंबर वहाँ टेबल नंबर 10 है सर, पेज नंबर 33 पर। अब सेल्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा ना, सभी लोगों ने पढ़ा है कि सेल हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और इसमें सेल वॉल रहती है। सेल वॉल के बिना सेल नहीं रहेगी, वो चारों ओर से सुरक्षात्मक आवरण, उसमें सेल वॉल ही होता है। और सभी क्या है, आकाश है, और पूरे शरीर के आवरण में अनंत छिद्र है। आकाश को भी सुशिर माना गया है, सरंध्र माना गया है आकाश को। तो इन सब छिद्रों के संकेत है ये कि ये छिद्र सब आकाश महाभूत को प्रकट करते हैं। तो हमारे शरीर में भी अनेक छिद्र हैं, तो उसमें से जो बड़े छिद्र हैं उनकी हम बात करेंगे। बारीक जो महीन रंध्र हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, जिनसे जैसे पसीना आता है, पसीना निकलता है ना, तो वो भी महीन रंध्र होते हैं हमारे शरीर में, उससे निकलता है। तो अभी हम जो मुख्य छिद्र हैं बड़े, उनकी बात करते हैं। तो 9 महाछिद्र है हमारे शरीर के। तो उसमें से सबसे बड़ा तो मुंह है, और इसको ब्रेन का प्रतिनिधि माना गया है। फिर 2 हमारे कान, 2 हमारी आंखें, 2 नॉस्ट्रिल, नाक के दोनों छिद्र, ये 9 हो गए हेड रीजन में। फिर इसके बाद में एक नाभि है हमारे, नाभि के बाद में एक एनस और एक मूत्र द्वार, मतलब प्रजनन तंत्र का द्वार, और दूसरा एनस। तो ऐसे ये रंध्र है हमारे शरीर के अंदर। अब यदि किसी शिशु का जन्म के समय से ही मूत्र का रंध्र बंद है, तो मूत्र मार्ग के लिए हम अपनी 8वीं अंगुली पर, ये 8वीं अंगुली हमारी ये है मन की, इस उंगली पर उसको ट्रीटमेंट देंगे, इसके 8वें स्पाइरल मेरिडियन पर। तो यहाँ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से हम सर्जिकल उपचार भी दे सकते हैं, इसको कुछ उपचारों को सर्जिकल नाम दिया गया है। तो 8वीं अंगुली पर, 8वें स्पाइरल मेरिडियन पर सर्जिकल उपचार देंगे। और यदि ये छिद्र जन्म के पहले से है, बोलते हैं ना प्रीनेटल कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ पोस्टनेटल होती है, तो यदि ये प्रॉब्लम प्रीनेटल है तो ये हम राइट थंब पर देंगे, जो हमारी 9वीं उंगली है ना, राइट थंब पर देंगे, परंतु स्पाइरल मेरिडियन हम 8th ही लेंगे। और लेकिन किसी वृद्ध व्यक्ति की यदि मूत्र मार्ग में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको पोस्टनेटल मानेंगे हम, वृद्धावस्था में होने वाली प्रॉब्लम को। तो लेफ्ट थंब पर उपचार दिया जाता है, लेफ्ट थंब के 8th स्पाइरल मेरिडियन पर। ठीक है सर, ये टेबल हो गया। फिर से वापस जाएंगे हम पेज नंबर 20 पर। अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में वायु को दूसरे स्थान पर रखा गया है आकाश के बाद। तो द्रव्य की क्रियाशीलता, शक्ति, इसे जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, तो वो वायु में अत्यधिक होती है। वायु बहुत अधिक क्रियाशील रहती है, बहुत अधिक गतिशील रहती है। तो ये ऊर्जा, द्रव्य की जो ऊर्जा होती है ना, इसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन जब इसका कर्म हो जाता है ना, जब कोई काम होता है, तब इसकी स्ट्रेंथ हमको पता चलती है। जैसे कि धातुओं से कोई औजार बना है, कठोर से कठोर, और उससे धातुओं से बने औजारों में बहुत ही कठोर से कठोर चीजों को भी काटने की
शक्ति होती है, लेकिन इनको देखने से हम ऐसा समझ नहीं पाते। और लकड़ी को जलाने से अग्नि पैदा होती है जिसमें बहुत अत्यधिक ऊर्जा होती है। तो प्रत्येक महाभूत में संबंधित अव्यक्त शक्ति होती है और जो इसे क्रियाशील बनाती है, और इसी से इसके कार्य होते हैं। तो ये वायु में सबसे ज्यादा होती है और इसके माध्यम से हम एक्यूप्रेशर में अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि आकाश पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित है, परंतु क्रियाशीलता इसकी कम है। इसका क्षेत्र बहुत फैला हुआ है पर क्रियाशीलता इसकी न्यूनतम है, और वायु की क्रियाशीलता अत्यधिक है। स्पंदन है वायु में, स्पंदन के कारण इसे गति मिलती है। इसके साथ में आवृत्ति, समय, दिशा, ये सब वायु में है। वायु हमें दिखाई नहीं देती, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, लेकिन इसका स्पर्श के द्वारा हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं। वायु के कारण ही, और ये आवृत्ति, समय या टाइम पर निर्भर करती है। शरीर के अंदर बाहर दोनों तरफ जितनी भी क्रियाएं हो रही है ना, हमारी आंख हिल रही है, आंखों की पुतली हिल रही है, हम बोल रहे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ये सब रिपीटेशन कर रही हूं मैं, लेकिन ये सब वायु के कारण ही हो रहा है। वायु की गति पर ही ये निर्भर है। यहाँ तक कि ये सारे छोटे छोटे से मूवमेंट जितने भी हम कर रहे हैं, ये सारे वायु के द्वारा होते हैं। फिर न सिर्फ हमारे शरीर में बल्कि ब्रह्मांड में भी सूर्य का निकलना और निकलने से लेकर नक्षत्रों की गति, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, ये सब भी वायु की शक्ति पर निर्भर करता है। फिर पृथ्वी से बीज बोते हैं हम, पेड़, बीज से अंकुर निकलता है, पेड़ पैदा होते हैं, बनते हैं, ये भी किसके कारण है? वायु के कारण। पेट में हमारे गुड़गुड़ाहट होती है, कभी ज्यादा तकलीफ में चीखने चिल्लाने लगते हैं। पार्किंसन रोग का आपने नाम सुना होगा, उसमें पूरे समय हाथ हिलते रहते हैं। फिर इसी तरह से मिर्गी आती है, किसी किसी को फिट्स आते हैं। तो ये सारी चीजें, और मस्तिष्क में कभी शिराएं फट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो ये सब किसके कारण होता है? वायु महाभूत के कारण। वायु महाभूत की शक्ति अत्यधिक है। और अभी जैसा मैंने बताया था शुरू में कि ऋग्वेद में 3 ही महाभूत माने हैं, उसमें वायु को लाइफ कहा है उन्होंने, कि 3 एल ही महाभूत है। वायु यानी लाइफ, अग्नि यानी लाइट, और जल को लौ माना है। लौ यानी प्रेम। क्यों? क्योंकि जल बांध के रखता है, जल जोड़ के रखता है, जल में मृदुता है, जल में स्नेहन है, मतलब चिपकने का गुण है। तो इसलिए ऋग्वेद में इन तीनों को ही महाभूत माना है। अब इसके बाद में यदि लाइफ, लाइट और लौ, इन तीनों का भी अच्छा सामंजस्य होना चाहिए। हमारे यदि कभी गर्दन न हिले, हमारे हाथ उंगलियां काम न करे, हमारी पकड़ ढीली हो जाए, हमारी आंख खुली की खुली रह जाए, मतलब ये सारी चीजें कैसी रहेगी? अजीब सी लगेगी हमें, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे शरीर में आ गई है, इसलिए ये क्रियाएं हो रही है। और इसका कारण क्या है? वायु। इसी तरह से मलमूत्र का उत्सर्जन बहुत अधिक होने लगे, बहुत कम होने लगे, तो भी इसके पीछे क्या है? वायु है। डाइजेशन सिस्टम हमारा ठीक ना हो, पेट में गुड़गुड़ाहट हो, डकार आए, तो ये भी वायु पर निर्भर करती है। फिर इसके अलावा जितने भी प्रोलैप्स हैं, हर्निया हो जाता है, एकदम से ग्लैंड उभर के आ जाती है, तो ये भी वायु के कारण होती है। कभी कभी हमारी नसें चढ़ जाती है तो अत्यधिक तकलीफ होती है, तो इन सब के पीछे भी वायु जिम्मेदार है। हमारे जोड़ों की गति, ये भी, इन सब में भी वायु का ही कारण है, वायु ही जिम्मेदार है इसके लिए। तो वायु कितनी महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, हमारे आंतरिक और बाह्य वातावरण के लिए, और इसीलिए इसे लाइफ कहा गया है। अब अगला महाभूत जो है वो आकाश महाभूत है, और आकाश महाभूत की गति कैसे रहती है? ऊर्ध्व रहती है अग्नि महाभूत की। अग्नि महाभूत नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, ऐसा कहते हैं,
और ये मजबूत से मजबूत चीजों को, कड़ी से कड़ी चीजों को भी गला करके उसमें से अशुद्धियों को अलग कर देता है और रूप परिवर्तन करता है। ये गुण है अग्नि का। अब अग्नि ही जल का रूप परिवर्तित करती है, जल को वो वाष्प में बदल देती है और वाष्प ऊपर जाती है, ठंडी होकर के बादल बनाती है और वहां से फिर पुनः पृथ्वी पर पानी आता है। मतलब वाटर साइकिल में भी अग्नि तत्व का कितना महत्व है, हीट एनर्जी का कितना महत्व है। शरीर के कोशों में जल है, हड्डी में भी यहाँ तक 60%, 70% कैल्शियम है और 30% जल की मात्रा रहती है। और अग्नि के कारण ही पाचन तंत्र हमारा है। पाचन तंत्र ये काम नहीं करेगा यदि अग्नि कम हो हमारी। फिर जिन लोगों में ऐसा कहते हैं अग्नि की प्रधानता नहीं होती, अग्नि कम होती है, ऐसे लोगों का थोड़ा दिमाग भी उतना काम नहीं करता। और कहते हैं जिनकी अग्नि अच्छी है वो बड़े तेजस्वी होते हैं। तो अग्नि तत्व का भी बहुत ही महत्व है। अग्नि शरीर में जितने भी तत्व हैं उनसे सामंजस्य स्थापित करके काम करती है। अशुद्धियों के निवारण में भी अग्नि काम करती है। यदि अग्नि तत्व कम हो तो हमारे शरीर के सिस्टम ढंग से काम नहीं करेंगे। एडिमा हो जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा हाथ पैर में स्वेलिंग आ जाती है और उसको दबाओ तो गड्ढा पड़ता है, इसको एडिमा कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका ये है निदान कि यहाँ पर जल तत्व बढ़ गया है, तो हम यहाँ पर अग्नि तत्व को बढ़ाएंगे और जल तत्व को सीडेट करेंगे और उसका उपचार करेंगे। फिर कुल मिलाकर के 13 प्रकार की अग्नि मानी गई है। उसमें 5 प्रकार की अग्नि तो 5 महाभूतों की है और 7 प्रकार की अग्नि हमारे टिश्यूज के अंदर है और एक अग्नि है हमारी स्टमक में। सर अपन अभी चर्चा करेंगे, आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी 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 मैडम बोलिए, हम बोल नहीं रहे। हाँ, नहीं किसी का मुझे ऐसा लगा हैंड रेज है। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है सर। किसी का है शायद क्या? तो कुल मिला के 13 प्रकार की अग्नियां होती है हमारे शरीर में और अग्नि हमें वर्ण प्रदान करती है, रूप प्रदान करती है और अग्नि के कारण ही हमारे शरीर के सारे तंत्र ठीक तरह से काम करते हैं। और जल को सुखा करके ये गैस बना देती है। साथ ही साथ वाइस वर्सा होता है कि जल भी अग्नि को ठंडा कर देता है। तो ये दोनों एक दूसरे का संतुलन स्थापित करते रहते हैं हमारे शरीर में। जैसे बाहर करते हैं ना, वैसे ही हमारे शरीर में भी जल और अग्नि के कारण संतुलन बना रहता है, जिससे हमारे शरीर के सारे अंग ढंग से काम करते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया तो वही है, डाइजेशन वाली। तो इसमें भी पित्त काम करता है, पित्त के कारण मेटाबॉलिज्म होता है और पित्त ये भी अग्नि का ही एक रूप है। और हमारे शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग में भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों में भी अग्नि विद्यमान रहती है। किस रूप में? रक्त के रूप में। पूरे शरीर में रक्त प्रवाहित होता है और न्यूट्रिशन प्रदान करता है पूरे शरीर को। तो इसके पीछे अग्नि की क्रियाशीलता ही है। इसके बाद है जल तत्व। तो जल तत्व 2/3 पार्ट है हमारे शरीर में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। प्रतिदिन हमें कम से कम 3 से 4 लीटर तक की जल पीना चाहिए, ये जरूरी है। पर 3 लीटर से कम तो कदापि नहीं, क्योंकि 3 लीटर से कम या कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन और दूसरी कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे शरीर की एक्टिविटीज ढंग से काम नहीं करती है। तो इसलिए पानी पीने का विशेष रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए। शरीर की क्रियाओं के लिए, शोषण में, उत्सर्जन में, डाइजेशन में, सभी में जल का होना अत्यंत आवश्यक है।
और जल, जैसा हमने इसके गुणों में पढ़ा था कि जल हमारे शरीर से विषयुक्त पदार्थों को, टॉक्सिन्स को अपने आप में घोल करके बाहर निकाल लेता है। जैसे अग्नि जला करके अशुद्धियों को खत्म कर देती है ना, तो जल अपने आप में घोल करके ये विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देता है और शरीर को रक्त के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करता है। फिर हमारे शरीर का तापक्रम को भी जल ही संतुलित करता है। इसके बाद में पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व हड्डियों से लेकर के शरीर के हर अंग में है, सारी सॉलिड चीजें हैं वो सब में पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी महाभूत सबसे ज्यादा है। पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है हमारे शरीर में, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अनुपात में ये हर अंग में विद्यमान है। और सबसे पहले तो है हड्डी, जैसा अभी मैं कह रही थी कि 70% कैल्शियम, 30% जलीय अंश हड्डियों में होता है। हड्डियां अत्यंत कठोर होती है। और पृथ्वी महाभूत सर्वाधिक संयोग किससे करता है? जल के साथ में करता है, और उससे विभिन्न प्रकार की चीजें बनती है। जैसे हम बाहर भी देखें तो हमारा खाना, उसमें जल महाभूत का विशेष योगदान होता है। आटे में पानी डाल करके ही रोटी बनाई जाती है, जो हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंगों में जल के बिना कोई भी अंग काम नहीं करेगा। हर अंग में जल है किसी न किसी रूप में, जो हम आगे पहले पढ़ चुके हैं। फिर ब्रह्मांड में भी देखें तो जल के बिना कुछ भी संभव नहीं दिखाई देता। जल की क्वालिटीज बहुत ही अच्छी हैं, जोड़ के रखती है सबको। जल लुब्रिकेशन देता है और जल सबको मिलाता है आपस में, और उसी के कारण जैसे कुम्हार बर्तनों का निर्माण कर पाता है। जल नहीं होता तो शायद ये सब क्रियाएं नहीं होती। अब हम टेबल नंबर 4 में एट्रीब्यूट्स देखते हैं, सभी महाभूतों के गुण और कर्म। वैसे हम साइड बाय साइड देख ही रहे थे, पर अब हम इनको विशेष रूप से देखते हैं। आकाश में इलास्टिसिटी होती है। आकाश दिखता बहुत बड़ा है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, पर वास्तव में ये लघु है, लाइट है, स्मॉल है और लाइट है, बहुत ही हल्का फुल्का है। फिर सूक्ष्म होता है, फाइन होता है बहुत, और स्मूथ होता है, श्लक्ष्ण होता है, इसमें स्मूथ होता है, ये मृदुता होती है इसमें। फिर वायु में भी पिछले गुण तो है ही, जैसे पहले हमने बात की थी कि सभी महाभूतों में पहले वाले तत्वों के गुण भी होते हैं। तो वायु में स्मॉल होती है, लघु होती है ये, और शीत रहती है, ड्राई और रफ रहती है। ये ड्राई कर देती है चीजों को, रफ कर देती है। फिर इसमें एक प्रकार की खरता होती है, रग्ड होती है ये। फिर ट्रांसपेरेंट होती है, हमें दिखाई नहीं देती, हम इसके आर पार देख सकते हैं। सूक्ष्म होती है, सटल, और फाइन होती है, जैसा कि आकाश होता है। फिर अग्नि, ये उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म तो होती ही है, और साथ ही साथ लघु होती है, रुक्ष भी होती है। पिछले तत्वों के गुण भी इनमें अगले तत्वों में समाये हुए रहते हैं, और ट्रांसपेरेंट होती है अग्नि। फिर जल है, तो जल में ये लिक्विड तो है ही ये, और द्रव रूप में रहता है। लुब्रिकेशन का गुण होता है, चिकनाहट प्रदान करता है ये। कोल्ड होता है, स्लो और डल होता है, मृदु होता है, और स्टिकी होता है। फिर इसके बाद में है पार्थिव तत्व। पार्थिव तत्वों में पिछले चारों तत्वों के गुण रहते हैं। पार्थिव तत्व हैवी रहता है, स्थिर रहता है, हार्ड और टफ है, मंद है, स्थिरता रहती है इसमें, और ट्रांसपेरेंसी भी रहती है, साथ ही साथ सांद्रता और स्थूल होता है। इसीलिए हमारे शरीर में ये मैक्सिमम पार्ट हमारा पार्थिव तत्व का है। अब गुण के आधार पर निदान कैसे किया जाता है? तो आकाश महाभूत में हम देखें तो इसमें मृदु, लघु, सूक्ष्म
ये दिखाया गया है। तो इसके आधार पर हम निदान और चिकित्सा के उपाय बता सकते हैं। भौतिक स्तर पर आकाश को शरीर, उसके अंग प्रत्यंग, उनका आच्छादन, कवरिंग के रूप में बताया गया है। और शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये भी आकाश है। और शरीर के सूक्ष्म और लघु वर्गीकरण को भी हम आकाश महाभूत से ही संबंधित मानते हैं। लक्षणता का गुण होता है अप्रतिघात, मतलब प्रतिघात यानी कोई रुकावट, यहाँ कोई रुकावट नहीं है। यदि रुकावट आ गई है कहीं पर तो हमें उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। फिर हमारी त्वचा की कैविटीज में भी आकाश है, हमारे पोर्स में आकाश है, और किसी प्रकार की रुकावट न हो ऐसी आकाश महाभूत की साथ में की स्थिति होती है। यदि सूजन आ जाती है, मतलब कहीं कोई रुकावट आ गई है, प्रतिघात हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें पता चलता है कि कोई ना कोई रोग है। तो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमारी रक्त वाहिनियों में अंदर के स्थान में ल्यूमन सिकुड़ जाती है, तो यहाँ पर रक्त का संचरण प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता, रेजिस्टेंस आ जाता है, जो एक रोग का लक्षण है। इसे आर्टीरियल स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। आकाश को बढ़ाएंगे, हम पृथ्वी तत्व को कम करेंगे। अब वायु महाभूत है, तो वायु महाभूत के गुण भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लघु, शीत, सूक्ष्म, रूक्ष और खर। और इनके गुण और कर्म के आधार पर ही वायु तत्व जो है ये भी लाघवकारी है, मतलब छोटा करने वाला। वायु सब चीजों को सुखा देता है, इसमें ड्राई करने की क्वालिटी होती है, और ये इसके गुण और कर्म द्रव्यों को पतला और छोटा बनाते हैं। ये वायु वाली क्वालिटी के लोग जो रहते हैं ना, ये दुबले पतले और छोटे कद के होते हैं। तो वायु प्रधान व्यक्ति में यदि सूजन दिखाई दे रही है, मतलब फूले फूले से दिख रहे हैं, तो मतलब इनमें कोई रोग है, तो जिसका उपचार बहुत ही सहजता से हम कर सकते हैं। वायु का ये गुण रहता है कि ये जिस स्थान से जाती है ना, उस स्थान का गुण ग्रहण कर लेती है। जैसे ये गर्म स्थानों से जा रही है तो गर्म दिखाई देती है, गर्म हो जाती है स्वयं, और यदि ठंडे स्थान से जाती है तो स्वयं भी ठंडी हो जाएगी। और प्रधानतया वैसे वायु का गुण क्या है? शीत है। फिर भौतिक स्तर पर, पराभौतिक स्तर पर ये रुक्षता पैदा करती है वायु। और वायु के सुखाने से चीजों के रूप और गुण में फर्क आ जाता है। जैसे कि पेड़ को सुखा देगी वायु, पेड़ जब सूख जाएगा ना तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और उसकी छाल भी खुरदुरी हो जाती है। तो वायु के इस गुण को हम ट्रीटमेंट का आधार बना सकते हैं। जैसे कई लोगों के पैर में कॉर्न हो जाते हैं, त्वचा खूब कड़क हो जाती है एक जगह की, और उसमें बहुत अत्यधिक दर्द होता है। तो यहाँ पर हम वायु के आधार पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसका उपचार NCH 9 पर, ये 9 नंबर की उंगली पर 1 टोन 2 सीडेड करके 1 सीडेड 2 टोन करके दिया जा सकता है। आकाश कम करेंगे इसका और इसकी वायु को बढ़ाएंगे, तो उसके कारण कॉर्न के धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े होकर के ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। फिर इसके अलावा यदि ये हो जाते हैं ना पाइल्स, पाइल्स का उपचार भी राइट स्मॉल फिंगर में 9th वर्टिकल मेरिडियन पर 1 5 सीधे 2 टोन करके दिया जाता है। तो बवासीर के मस्सों को नियंत्रित किया जा सकता है। अब अग्नि महाभूत के बारे में पढ़ेंगे हम। अग्नि महाभूत का गुण है उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म और विशद। तो प्रत्येक महाभूत अपने पिछले महाभूतों के गुणों को भी साथ में लेकर चल रहा है। तो वायु के लघु, सूक्ष्म, रूक्ष ये सारे गुण अग्नि में भी है। तो उष्णता का यदि अभाव होगा, अग्नि कम होगी, तो वहां पर शीतलता ज्यादा रहेगी, और जहां पर शीतलता अत्यधिक होगी ना, तो वहां अग्नि ज्यादा रहेगी तो शीतलता का अभाव रहेगा। तो ये बड़ा विशिष्ट गुण है अग्नि महाभूत का। अग्नि की उष्णता और तीव्रता कम हो जाएगी ना, तो रोग उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि अग्नि का गुण है उष्णता और तीक्ष्णता। तो इसकी कमी से रोग उत्पन्न होंगे, और अग्नि के
जो रोग होते हैं ये अग्नि के ज्यादा होने की स्थिति में, अग्नि के कम होने की स्थिति में, दोनों ही स्थितियों में हम इन्हें पराभौतिक स्तर पर और भौतिक स्तर पर भी आसानी से पहचान सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे अग्नि अत्यधिक बढ़ गई है तो जैसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि हमारी त्वचा पर उसका असर दिखने लगता है, या फिर पेट में एसिडिटी हो जाती है, गले में जलन होने लगती है, तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, निदान हो सकता है इसका। और इसी तरह से भौतिक स्तर पर यदि अग्नि कम हो गई है तो भी व्यक्ति अवसाद की स्थिति में, डिप्रेशन में चला जाता है, और अग्नि बढ़ने से भी अवसाद की स्थिति में जा सकता है। तो जैसी आवश्यकता है उसके आधार पर अग्नि को कम या ज्यादा करके डिप्रेशन की अवस्था से उसको उबारा जा सकता है। फिर मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन सिक्रेट होते हैं ना, ये भी अग्नि का ही एक रूप है। तो इनकी प्रवृत्ति क्या है, उष्ण रहती है, और ये शारीरिक क्रियाओं को करने में, प्रॉपर रूप से करने में योगदान देते हैं। और हमारे शरीर में भी पीएच, हमारे शरीर का पीएच आप लोगों को पता होगा 7.4 होता है। 7.4 मतलब एक नॉर्मल पीएच जो ब्लड का है, उसमें न तो कम एसिडिटी कम है न ज्यादा है, वो न्यूट्रल है। तो इससे कम यदि होगी 7.4 से यदि पीएच कम होगा तो अग्नि बढ़ेगी, उष्णता बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, और यदि इससे ज्यादा होगा तो अल्कलिनिटी बढ़ेगी, मतलब उष्णता कम हुई, एसिडिटी कम होगी। तो दोनों ही स्थितियां वैसे ठीक नहीं रहती, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। तो अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट देंगे। फिर जल महाभूत आता है। जल महाभूत में एक सबसे अलग हटके क्वालिटीज होती है कि ये स्निग्ध होता है, मृदु होता है, पिच्छल और मंद होता है। तो ये सारे गुण है एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सापेक्ष हैं, और ये इसमें पतला होता है जल, बहने की क्वालिटी इसमें होती है। जल का गुण है द्रव और पार्थिव तत्व का गुण है सांद्र, तो दोनों आपस में मिलकर के संतुलन उत्पन्न करते हैं। फिर जैसा हम मान लो दूध और जल को देखें तो दूध की सांद्रता थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें फैट और दूसरे तत्व भी होते हैं, और जल की सांद्रता कम रहती है। तो जब डॉक्टर सलाह देते हैं, जब हम छोटा बच्चा होता है ना तो उसको मदर मिल्क की सलाह देते हैं डॉक्टर। मदर मिल्क दूसरे मिल्क की तुलना में, गाय या भैंस के दूध की तुलना में इसकी सांद्रता कम होती है, पतला होता है इसलिए। तो सांद्रता के आधार पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर जल को अत्यधिक उपयोग इसका ट्रीटमेंट में ऐसे करते हैं कि मान लो दस्त लगे हुए हैं तो यहाँ पर जल की अधिकता हो गई है, तो जल को कम करने की आवश्यकता है और मल को सांद्र करना है। तो जलीय अंश को घटाना पड़ेगा, पार्थिव अंश को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम पार्थिव को सिडेट करेंगे और जल को पार्थिव को टोन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरिया की स्थिति है, कॉन्स्टिपेशन में इससे उल्टा करते हैं। तो पार्थिव तत्व को हम बढ़ाएंगे यहाँ पर और जल तत्व को कम करेंगे। फिर एक कैंसर के रोगी की बात करें, गले का कैंसर है मान लो किसी को, तो अन्न नलिका रुक गई है हमारी, उसमें अवरुद्ध हो गया है मार्ग। तो यहाँ पर रोगी का भोजन सॉलिड रूप में वहां पर जा नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में भौतिक स्तर पर भोजन को जलीय या ग्राह्य बनाया जाता है और जल की मात्रा इसमें बढ़ाई जाती है, जिससे अन्न नली का मार्ग रुद्ध होने पर भी जल को आसानी से स्निग्ध और मृदु बनाकर जो जल की क्वालिटी है उसको हम आगे भेज सकते हैं, रोगी को पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती इसके कारण। फिर अग्नि के कारण जब जल जाता है कोई व्यक्ति और तीव्रता और उष्णता के कारण वो तड़पता रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम जल के ट्रीटमेंट के द्वारा इसकी जलन को कम कर सकते हैं, जल तत्वों को बढ़ाकर अग्नि तत्व को कम करके। इसी तरह से पराभौतिक स्तर पर, मतलब ब्रेन में जिसके अत्यधिक गर्मी होती है,
अत्यधिक जो व्यक्ति उग्र स्वभाव का होता है, क्रोधी स्वभाव का होता है, और उसके कारण फिर कई रोगों को जन्म मिलता है, तो यहाँ पर भी हम जल तत्व को बढ़ाकर इसकी उष्णता को कम कर सकते हैं। फिर पार्थिव महातत्व की बात है, तो पार्थिव महातत्व के गुण भी खर, उष्ण, सांद्र, स्थूल इस तरह से हैं जैसे हमने पहले पढ़े हैं, और पहले वाले सभी तत्वों के कुछ कुछ गुण पार्थिव तत्वों में मौजूद है। अब हमने अभी बात की थी दस्त की बीमारी में मल को सांद्र करना रहता है ना, तो यहाँ पे पार्थिव तत्व को बढ़ाना पड़ता है और जल तत्व को कम करते हैं। इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन में पार्थिव तत्व को कम किया जाता है और जल तत्व को बढ़ाया जाता है। संबंधित उंगली पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर हमारे शरीर में जो 206 हड्डियां हैं, ये सभी हड्डियों में पार्थिव तत्व है, पार्थिव माना जाता है इनको, और ये अत्यंत ही कठोर है। कैल्शियम से अत्यधिक कैल्शियम की मात्रा है, जल की मात्रा इसमें कम है, और ये जैसे ईंटों से मकान बनता है उसी तरह से हड्डियों से हमारा शरीर बना है। हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, देता है, ये माना जाता है। फिर शरीर की हड्डियों में सांद्रता, स्थिरता, काठिन्य, गुरुता, ये इनका अभाव हो जाएगा तो हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। इस स्थिति में स्ना और कई गंभीर रोग जन्म ले सकते हैं। इसके अलावा स्नायुजन्य यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रोग भी जन्म ले सकते हैं, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। फिर इन्हीं महाभूतों के हम कर्म देखेंगे। तो आकाश का गुण इलास्टिसिटी है, अत्यधिक इसमें फैलने की क्षमता है, परमिएबिलिटी है, बहुत छिद्रदार है ये, और लाइटनेस होती है इसमें। और वायु में ड्राइनेस होती है, फटीग है, विचार, वाइब्रेशन, हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो किसके कारण आते हैं? वायु के कारण ही है। वैशद्य है, क्लैरिटी होती है वायु में, ट्रांसपेरेंसी होती है, ये हमारे विचारों को भी क्लैरिटी प्रदान करती है वायु। और इसके अलावा लाइटनेस होती है। अग्नि में बर्निंग की क्वालिटी होती है, डाइजेशन की क्वालिटी होती है, अग्नि के कारण ही हमारा फूड पचता है। फिर रेडियंस है, इसमें आभा होती है, प्रकाश होता है, और टेक्सचर और कलर ये हमें प्रदान करती है। फिर जल में जोड़ने का गुण होता है, मॉइस्चर का गुण होता है, लुब्रिकेशन का गुण होता है, बांध के रखता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सॉफ्टनेस देता है, और एक सबसे अच्छी चीज है कि इसके कारण खुशी आती है, प्लेजेंटनेस का गुण इसमें, प्लेजेंटनेस देता है जल। फिर पार्थिव जो है ये ग्रोथ है, इसमें कंबाइन करके रखता है, ये हैवीनेस है और स्थिरता है। तो कर्म के आधार पर हम कैसे निदान करें? अभी हमने गुणों के आधार पर देखा था, अब कर्म के आधार पर देखते हैं। तो शरीर में जितने भी यिन यान ऑर्गन्स है, इन सब पर मेम्ब्रेन है, ये आकाश तत्व है। जितने भी मेम्ब्रेन है या यिन यांग या सभी ऑर्गन्स की, ये सभी आकाश है, ये सुरक्षा तत्व के रूप में हमारे शरीर में। और यदि इनका संकुचन, प्रसारण ये ढंग से ना हो तो इनके फटने का डर रहता है और हमारे शरीर में विकृति आ सकती है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर और स्टमक का यहाँ पे उदाहरण दिया है कि इसमें डाइजेशन की क्रिया होती है। यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा हमारा यूरिन का स्टोर होता है यहाँ पर, और फिर वो यूरिन को निकालता है। तो इसमें भी अत्यधिक संकुचन और प्रसार होना चाहिए। तो इसमें आकाश का मार्दव गुण, जो मृदुता का गुण है ना, ये मदद करता है। और आकाश महाभूत के मार्दव तत्व के कारण यूबी की क्षमता प्रभावित हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल कड़क हो सकती है, मेम्ब्रेन के साइज में वृद्धि हो सकती है, और प्रोस्टेट और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। यूटेरस की एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ जाती है, तो मतलब ये आकाश प्रभावित होने के कारण, तो इसकी क्रियाशीलता भी प्रभावित होती है, मासिक धर्म संबंधी कई प्रॉब्लम्स हो सकती है, और बाकी भी अन्य अंगों की भी वॉल्स की थिकनेस बढ़ जाती है यदि आकाश की मृदुता कम पड़ जाती है तो इसलिए हम यहाँ पर आकाश तत्व को बढ़ाएंगे।
और इसके अलावा आकाश में सौशीर्य और लघुता का भी गुण होता है। इसकी कमी से भी, इसमें प्रॉब्लम आने से भी कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे आकाश सौशीर्य है, उसमें छिद्र है, इसका बहुत ज्यादा विस्तार है। ऐसे ही हमारे बड़ी आंत का भी माना गया है, 10 भागों में वर्गीकृत किया गया है इसको। फेफड़ों के 2 लोब्स हैं, जिनमें और भी बहुत छोटे 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 से विलाइज होते हैं, एल्वियोलाई। और मस्तिष्क के 2 खंड हैं। और द्रव्य मतलब सभी द्रव्य, क्योंकि इन पे आकाश है तो ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतर उपविभागों में बटे हुए हैं। और रक्त वाहिनियों में भी आकाश है ना, तो इसकी ल्यूमेन सिकुड़ जाती है, छिद्र बंद हो जाते हैं। तो भी यहाँ पर मानते हैं कि आकाश तत्व में कोई प्रॉब्लम है, तो आकाश तत्व को टोन करेंगे यहाँ पर ट्रीटमेंट देने के लिए। अब इसके बाद में वायु तत्व है। वायु तत्व में ड्राइनेस, एग्जॉशन, थॉट, एक्शन और ट्रांसपेरेंसी और लाघव, ये वायु तत्व के कर्म हैं। वायु तत्व सुखाने की क्रिया करता है। और वायु तत्व में तत्काल तनाव होगा ना, तो मतलब ये सुखा तो सकता है, लेकिन इसके कारण मोटापा नहीं होगा। यदि वो मोटापा होता है ना, तो वो आकाश और वायु तत्व मिलने से वात बनता है, तो कई बार वात के कारण होता है। शरीर दुर्बल और सूखा प्रतीत होता है वायु तत्व की प्रधानता वाले व्यक्ति का। शरीर की आंतरिक वायु में जब प्रकोप होगा तो त्वचा सूख जाएगी। सूखने से त्वचा कड़ी और खुरदुरी हो जाती है। और छोटी बड़ी रक्त वाहिनियां, इनमें भी स्क्लेरोसिस हो सकता है। तो हमें वायु को ट्रीट करने की आवश्यकता है। और वायु तत्व की अधिकता जिन लोगों में होती है ना, ये बहुत ही सीधा सीधा बोलने वाले रहते हैं, एक सपाट और खर वाणी रहती है इनकी। तो कई बार लोगों को इनकी वाणी अच्छी नहीं लगती। तो ये तो इनमें जो तत्व प्रधान है उसके कारण होता है। फिर ग्लानि, एग्जॉशन, कार्य करने की क्षमता को वायु कहते हैं। और वायु एक प्रबल ऊर्जा है जिसकी कार्य क्षमता ग्लानि कर्म को प्रकट करती है। कुछ लोग 3-4 घंटे तक के लगातार बोल सकते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा बोलने या चलने से ही थक जाते हैं। तो ये वायु की सामान्य स्थिति है। महिलाएं, कई बार प्रजनन तंत्र में वायु कम हो जाती है, तो रोज के कार्यों में उन्हें थकान होती है, तो ये पराभौतिक स्तर पर उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर विचार हमारे मन में वायु के कारण ही आते हैं। और शरीर का प्रत्येक अंग गति के बिना निर्जीव व निष्क्रिय कहलाता है। सारी गतियां वायु के कारण होती है। रक्त का प्रवाह, जिह्वा की गति, आंखों की गति, सब कुछ वायु के कारण ही होती है। और पराभौतिक स्तर पर भी विचारों की सर्जना वायु से ही है। यदि वायु में कोई प्रॉब्लम हो गई तो विचार ढंग से नहीं आएंगे, तो वायु को ट्रीट करने की आवश्यकता है। फिर वायु में ट्रांसपेरेंसी होती है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन वायु को माना गया है। इसी गुण के कारण कई लोग तो सब बातों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, उन्हें इंटेलिजेंट माना जाता है। और कुछ लोगों को कुछ बातें जल्दी से समझ में नहीं आती, वायु के इस ट्रांसपेरेंसी के गुण के कारण। फिर लाघव, लघुता का गुण होता है इसमें। लघुता के गुण के लिए वायु ही जिम्मेदार है। जैसे बड़ी चीज को अपने दांतों से चबाकर छोटे रूप में परिवर्तित करना, और छोटे से और छोटे रूप में आता है, उसके बाद ही वो पाचन के योग्य बनता है। तो इसके पीछे भी वायु है। तो यदि ढंग से वायु के अपना ढंग से काम न करे तो गति नहीं होगी, और दांतों में गति नहीं होगी ना, तो खाना ढंग से टूटेगा नहीं खाने के कारण। और फिर ये ढंग से पचेंगे नहीं, तो फिर उनका एब्जॉर्प्शन भी मुश्किल होगा, उनका डाइजेशन भी मुश्किल होगा। तो बड़े से बड़े कणों को छोटे से छोटे कणों में परिवर्तित करना, ये भी वायु का काम है। फिर अग्नि महाभूत है, तो ये दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, ये सब कर्म है अग्नि तत्व के। और अग्नि तत्व के इसी कर्म के कारण डाइजेशन है, और सारे इसके काम अग्नि के इसमें अंतर्निहित होते हैं। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण
निर्माण तंत्र है, जो कि पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र ढंग से काम करेगा तो हमारा शरीर का निर्माण ठीक से होगा, इसकी वृद्धि और विकास ठीक से होगा, इसकी सारी ग्लैंड्स ढंग से काम करेगी। अब आगे इसका जो गुण है अग्नि का, ये पचाने का गुण है। भोजन को हम कच्चा पक्का दोनों तरह से खाते हैं, और दोनों तरह के भोजन को पकाने के लिए हार्मोन्स और एंजाइम्स इसमें काम करते हैं। तो इसको अच्छी तरह से चबा चबा के हम खाते हैं, फिर उसका पाक बोलते हैं, इसको पाचन बोलते हैं। मतलब ये पकाएगी अग्नि उसको, उसके बाद ही वो हमारे रक्त में मिलने लायक होगा। और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी अग्नि, जिसका पाक कर्म अच्छा होगा, वही मनुष्य कुशाग्र बुद्धि का होगा, और पाक कर्म अच्छा नहीं होगा ब्रेन में तो वो मंद बुद्धि का होगा। अब इसके बाद में रेडियंस का गुण है। रेडियंस में ये रूप प्रदान करता है, वर्ण प्रदान करता है हमारे शरीर को। चेहरे की लालिमा घट जाती है यदि अग्नि बढ़ जाती है और कालिमा बढ़ जाती है। तो इसलिए इंडेक्स फिंगर के पित्त ज्वाइंट पर यदि अग्नि प्रभावित होती है तो ट्रीटमेंट देते हैं, और अग्नि के घटने या बढ़ने के गुणों को, लक्षणों को देखते हुए इसका टोन या सीडेट किया जाता है इसको। अब जल है इसके बाद में, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए अब आप लोग पढ़िएगा, इसको बहुत स्पष्ट दिया है बुक में। जल का गुण है मॉइस्चर, लुब्रिकेशन, और जल के गुण के कारण ही खाना पकाने की क्रिया होती है, फिर हमारे शरीर में पचाने की क्रिया होती है। जल सबको मृदु बनाता है, भौतिक स्तर पर भी, पराभौतिक स्तर पर भी। जल के मिलाने के गुण के कारण ही हम गर्मजोशी से किसी से मिलते हैं, हमारा बिहेवियर अच्छा होता है, हमें लोग पसंद करते हैं। यदि जल में का ये गुण नहीं होता मिलाने का, तो शायद बहुत सारी क्रियाएं रुक जाती। और कहते हैं ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गया न उबरे, मोती मानस चून। तो पानी के बिना कुछ भी नहीं होता, ना तो हमारी इज्जत होती है, ना ही पानी के बिना मोती की चमक होती है, और ना ही पानी के बिना हम कुछ खाना बना सकते हैं, और ना ही कोई क्रियाएं होती है। तो पानी हमारे शरीर के लिए अत्यधिक जरूरी है। ये प्रेम, स्नेह, मिलन, प्रहलाद, प्रसन्नता का द्योतक है, और भौतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। अंतिम है पृथ्वी, तो पृथ्वी का भी गुण है जोड़ना, गौरव है इसमें, भारीपन है, स्थिरता है, और अंतिम तत्व है ये, अंतिम महाभूत है, इसलिए सभी तत्वों के गुण इसमें है। और पृथ्वी के गुण यदि ये कर्म इसके विखंडित हो जाते हैं ना, तो हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, पतले दस्त लगते हैं। तो यहाँ पर हमें जल कम करके पृथ्वी तत्व को बढ़ाना पड़ता है, और अकॉर्डिंगली हम जैसा ट्रीटमेंट देना चाहें वैसा दें। और ये गुण, कर्म और द्रव्य के आधार पे हमने आज चर्चा की। बहुत जल्दी जल्दी बोला क्योंकि समय थोड़ा कम लग रहा था मुझे, और अब आगे की चर्चा आगे मैडम करेंगी अगले उसमें। अब यदि किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, तो आप बोल सकते हैं। हमारे हर अंग की, हमारे शरीर के हर पार्ट की भाषा होती है। हमारी आंखें भी बोलती है, हमारे हर अवयव बोलते हैं। उनकी भाषा को पहचानना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से निदान कर सकते हैं, क्योंकि ये पंच महाभूतों का प्रभाव रहता है, भौतिक और पराभौतिक दोनों का, हर अंग प्रत्यंग पर। उसके लक्षण हमारे अंग प्रत्यंगों से भी हम देख सकते हैं। तो उनकी भाषा यदि हम पहचानना सीख लेना, तो हम निदान आसानी से कर सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा सर।
बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया टोटल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा। सर ये बहुत ही इजी ढंग से समझाया है। इतना रिपीटेशन रहता है इन टॉपिक्स में ना कि ये बोरियत तो जरूर हुई होगी, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। आपके एक्सप्लेनेशन से बोरियत नहीं हुआ, हाँ ये पढ़ने में जरूर बोरियत होती है। चलिए, थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग जो है अब इसकी उपयोगिता ये है कि हम जब इसको वीडियो आएगा तो हम लोगों को सुनना चाहिए, कहीं नोट्स बनाना चाहिए आगे चल के, क्योंकि ये चैप्टर बड़े हैं और चरक 2 बहुत एग्जॉस्टिव है। चरक 2 में जो द्रव्य गुण कर्म के आधार पर, और देखिए तमाम सामान्य गुण है कर्म, आगे क्लासिफिकेशन है उनके अलग से, पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर्स के पार्ट दिए हुए हैं, तो उनके जो सूक्ष्म से सूक्ष्म की बात कर रही है मैडम, तो वो अपना विभाजन है, तो वो सब पढ़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर है वो। तो इसी अल्टीमेटली पहचानते हैं, तो हम लोग जो है इसको बढ़िया से पढ़ेंगे और इसको शेयर कहीं करेंगे। शेयर करने मतलब ये हुआ कि हम लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे और कहीं ग्रुप में कहीं इसमें, ताकि हम लोग ज्ञान और बढ़े। और ये मतलब आयुर्वेद जो सीखने की वस्तु है, मन से सीखने की वस्तु है, और इसको बहुत रटना नहीं है, समझना है कि द्रव्य गुण कर्म क्या है, उनके आधार पर निदान करना है। तो हम लोग सपनों को पूरा करेंगे, सपने क्या है हमको मालूम है। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम लेते हैं, करते हैं। धन्यवाद।